तो कौन सा ऐसे कोर्सेज और एजुकेशन लेना चाहिए जिससे फैमिली बिजनेस में हेल्प हो? ज्वेलरी बिजनेस ऐसा है ना कि फैशन इंडस्ट्री True. तो ट्रेंड्स इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं। कॉर्पोरेट ज्वेलर्स में ज्वेलरी के रेट ज़्यादा रहता है देन रीजनल ज्वेलर्स। ऐसा क्या रहता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। इन ऑर्गेनिक वे मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सेफ है एंड गोल्ड का भी डिवैल्यू ही नहीं होता। मैंने कहा था 9 कैरेट्स भी आते हैं, देन 18, 22 एंड 24। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत मतलब बेसिकली लोगों को नहीं पता रहता। तो व्हाट इज कैरेट? रनिंग अ ज्वेलरी बिजनेस इज अ फेनोमेनल आइडिया। गोल्ड एंड सिल्वर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जब हम रोज न्यूज़पेपर ओपन करते गोल्ड के रेट्स क्या हो रहे उसके बारे में हम पता करते हैं। वेलकम टू अल्फा टॉक। आई एम रुचि, योर होस्ट एंड गाइड। सो आज हमारे जो गेस्ट है ही इज 3rd जनरेशन ओनर बट एक सीए भी है जिन्होंने सीए पढ़ाई करने के बाद भी अपने ज्वेलरी बिजनेस ज्वाइन किया था एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर हर्षल दारुरकर फ्रॉम श्री मेहर ज्वेलर्स। वेलकम सर। आपके ग्रैंडफादर ने आपका ये बिजनेस स्टार्ट किया था, यू आर द 3rd जनरेशन। तो आपके ग्रैंडफादर का जर्नी कैसा रहा और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया? ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी। सो मेरे ग्रैंडफादर जो है थे वो आरवी डिस्ट्रिक्ट मतलब आरवी तालुका से आए थे। वर्धा के पास जो है वहाँ से उन्होंने नागपुर जब आए तो उन्होंने पहले कारीगरी सीखी। ओके। सो कारीगरी सीखने के बाद फिर 1962 में ही वर्क एज अ फ्रीलांसर कि जब उन्होंने मतलब वो टाइम पे काम लेते थे कस्टमर्स का। 1972 में उन्होंने अपना खुद का एक वर्कशॉप शुरू किया जिसमें फिर उन्होंने कारीगर्स को हायर किया। कारीगर मतलब ऑर्डर बेसिस पे काम लेते थे। सो हमारा पहले 8x8 का एक शोरूम था। ओके। एक रूम जिसमें फिर वो वर्कशॉप मतलब काम करवाते थे। उसके बाद 1972 के बाद धीरे धीरे जब काम बढ़ना शुरू हुआ देन 1990 धीरे धीरे पापा और चाचा दोनों बिजनेस में आए मतलब जो 2nd जनरेशन है। एंड देन बाद में फिर 1995 से जो एक स्टैंडिंग काउंटर जो बोलते हैं रिटेल काउंटर पे फिर वो रिटेल जर्नी स्टार्ट हुआ। सो दादाजी ने जो रूट्स मतलब प्लान के हाँ एस्टेब्लिश किए एंड देन धीरे धीरे जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। सो 1972 तब से आप लोगों के ये बिजनेस है तो आप 3rd जनरेशन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने लंबे टाइम तक एक फैमिली बिजनेस को चलाना। लोग बोलते हैं कि 3rd जनरेशन तक कोई भी बिजनेस खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इज इट ट्रू और मिथ? इट इज नॉट अ मिथ और इट इज नॉट दैट ट्रू ऑल्सो। अगर फैमिली कल्चर और वैल्यूज और बेसिक इथिक्स पता रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। एंड जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं तो वो बिजनेस ग्रो होते रहता है। जैसे इन आवर केस वी आर द 3rd जनरेशन। राइट। हमने एजुकेशन भी वैसा लिया ताकि बिजनेस को और ग्रो कर सके। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे रूट्स में जाते हैं और वैल्यूज पता चलती है बिजनेस की तो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाता है ऐसा। सो इट इज नॉट अ ट्रू कि 3rd जनरेशन आने के बाद बिजनेस मतलब बंद होता है। इट इज एवरीथिंग अबाउट हाउ यू एक्सेप्ट योर कल्चर योर बिजनेस एंड हाउ यू मैनेज प्रोफेशनली टू ग्रो द बिजनेस। ओके। सो आपके फैमिली में यू आर द फर्स्ट सीए है। Yes. तो यू डिड योर चार्टर्ड अकाउंट Yes. डिग्री एज वेल। तो सीए की डिग्री के बाद भी फैमिली बिजनेस में आना ये डिसीजन हमने कब लिया और क्यों लिया ऐसा? सो इसकी भी एक स्टोरी है सीए बनने की। 2010 में जब मेरा 10th पास आउट हुआ तो मेरे को मतलब एक मैं पापा के साथ बॉम्बे गया था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे एक जो हमारे जो वेंडर थे जो मतलब एक मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो उनसे जब मेरा मुलाकात हुआ
तो he is also chartered accountant by profession and he is doing the business in a large volume. ओके तो उन्होंने मुझे जस्ट कैजुअली पूछा कि आप अभी 10th हुए तो क्या आपका प्लान आउट है, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया था कि आप बिजनेस करना चाहते हो आगे तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ एक प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन ही मस्ट है फॉर रनिंग अ बिजनेस। ओके सो फिर 2019 में मेरा सीए पास आउट हुआ। तो वो टाइम पे मतलब मोस्टली ऐसा रहता है ना कि दोस्तों के साथ रहते तो यार मैं जॉब करूंगा कॉर्पोरेट्स में करूंगा, पर मेरा एग्जैक्टली अपोजिट था। वाई शुड आई डू बिजनेस फॉर अदर्स अगर मेरा घर का खुद का एस्टेब्लिश बिजनेस है तो वो एक थॉट ऑफ द माइंड था। और एक रहता ना कि एंटरप्रेन्योर बनना या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस करना, तो एक वो मेरा थॉट्स प्रोसेस था। फिर 2019 के बाद मैंने एक जीआई का कोर्स रहता है जो जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का, ओके वो मैंने जेमस्टोन्स रिलेटेड रहता है, वो मैंने सीखा बॉम्बे में 1 साल, मतलब पूरा स्टडी किया। वो टाइम पे मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स बॉम्बे में जो कॉरपोरेट में रहे, मतलब जिनका है ऑलरेडी स्टाइल्स, बहुत लोगों से मिला वहाँ पे। एंड देन धीरे धीरे फिर वो एक एडेप्शन है कि नहीं ऐसे इस तरीके से बिजनेस को रन किया जाता है। उनका एक्सपीरियंस कैसे उन्होंने मुझे मेरे साथ जो शेयर किया वो एडेप्शंस लिए, एंड देन फिर डिसीजन लिया कि नहीं अपन बिजनेस ही करते हैं rather than doing a job for someone else. सो अभी आप आपकी जो सबलेट ब्रांड है जो सिल्वर में डील करता है, टेल मी समथिंग So अबाउट इट। we offered सिल्वर ज्वेलरी ऑफ इकिया ब्रांड। सो Right. हमने वो ब्रांड रखा है जो सिल्वर ज्वेलरी में डील करता है। मोस्टली उसका जो टेस्ट है वो एक जो ब्रांड है ऑनलाइन ब्रांड उसके जैसा ही है, तो वो आपको हमारे स्टोर पे वो एक्सक्लूसिवली हमारे स्टोर पे मिलेगा। ये इकिया ब्रांड ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है। तो सो इसके मोस्टली लिंक हम नीचे डाल देंगे। Yes. आप प्लीज विजिट कीजिए एंड देखिए, क्योंकि प्राइसिंग आर वेरी गुड, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। तो एक अगर फैमिली बिजनेस है तो नेक्स्ट जनरेशन को किस तरह के एजुकेशन लेना चाहिए जिससे फैमिली बिजनेस में हेल्प हो, क्योंकि देयर आर मल्टीपल कोर्सेज, तो कौन सा ऐसे कोर्सेज और एजुकेशन लेना चाहिए जिससे फैमिली बिजनेस में हेल्प हो? देखो, फॉर फैमिली बिजनेस अगर एक जनरल आप बेसिक एजुकेशन लेके भी करते हो, बट इफ यू हैव अ डिसेंट नॉलेज अबाउट योर फैमिली बिजनेस यू कैन ग्रो। बट अभी सीइंग अ सिनेरियो जैसे गवर्नमेंट लॉज बना रहे हैं, नए नए एडेप्शंस ला रही है ग्लोबल, अगर आपको अगर एक्सपांशन करना है या मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की नीड है। वो आइदर वो आप सीए करो, सीएस करो, Yes. एलएलबी करो, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस कैटेगरी आपका कौन सा है। जैसे अभी ऑलमोस्ट हर बिजनेस में फाइनेंस, लीगल, ये सब कंपलसरी हो गया है। तो अगर आपके घर में कोई फाइनेंस वाला है तो वो फाइनेंस की डिग्री ले ले, कोई एमबीए हो गया, सीए हो गया। लीगल अगर उसको एक्सपर्टीज चाहिए तो लीगल एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया। सो अगर सीख के आते हैं तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है एक्सपांशन का, और विजन एक बन जाता है कि नहीं अपने को ये विजन से काम करना है। ओके, तो 2021 में आपने धर्मपेट वाला ब्रांच स्टार्ट किया, आपने 2019 में ज्वाइन किया। तो 2019 ज्वाइन करने के बाद आपने ये एक्सपैंड किया, ये वाला शोरूम आपने स्टार्ट किया, तो ये जर्नी कैसा रहा आपका? देखो, हमारा पहले से मतलब कैसा है ना, जैसे अभी सेकेंड जनरेशन जो रहता है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बिजनेस मतलब करता है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडेप्शंस पे उनका थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहता है। राइट। बीइंग अ थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन को समझाना और उनको वो एक मतलब थॉट प्रोसेस को इनकलकेट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट कैसा है ना, फैमिली इज ओपन माइंडेड, मतलब उनका एक है कि नहीं अगर सीख के कर रहा है और अगर न्यू चीज इम्प्लीमेंट हो रही है बट उससे अपने को अगर फायदा हो रहा है तो वी शुड इम्प्लीमेंट। सो जैसे 2019 के बाद धीरे धीरे हमने एक एक स्टेप लाना चालू किया। जैसे
थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे से मॉडर्नाइजेशन में लाइक इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने थोड़ा बिकॉज 2020 में पैंडेमिक आ गया था Yes. तो ऑल बिजनेसेस वर क्लोज तो वो 2020 एक मेरे लिए समझ लो अपॉर्चुनिटी वाला ईयर आ गया कि वो टाइम पे फेज में मेरे को एक मिला कि सेकेंड जनरेशन को बताना कि आईटी और न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना कितना जरूरी है Okay. तो फिर हमने ऑनलाइन सेलिंग फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स ये सारे इम्प्लीमेंटेशन चालू किए Okay. तो उनको फिर वो एक आ गया कि नहीं अपन ये मेथड में भी कर सकते तो वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा कि बिजनेस में आना उसको कैसे डिजिटलाइज कर सकते हैं कैसा इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है Yes. देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग Yes. सो फिर 2021 के सेटअप के पहले ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो गई थी ऐसा Okay. और वो मेरा एजुकेशन भी मुझे हेल्प किया क्योंकि हम सीए में जब ऑडिट्स करते हैं तो हर एक बिजनेस का कैसा स्ट्रक्चर रहता है वो एक पता चल जाता है Sure. तो वहाँ से भी मेरे को बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन करने में इजी गया ऐसा प्रोसेसेस सेट कैसे करना बाकी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे कौन सी प्रोसेस सेट करना ऐसा Okay. So as a third generation business owner, it's very difficult to ready for to your family and your own life क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं आपने फैमिली बिजनेस में आने के लिए ही सोचा तो फैमिली में इसका इम्पैक्ट कैसा रहा और आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया मतलब फैमिली वॉज रेडी फैमिली हमेशा रेडी रहते बट स्टिल आपने इस चीज को कैसे अडेप्ट किया क्योंकि बी अ सीए आप अपने लाइफ में कुछ और कर सकते थे आपने फैमिली बिजनेस में आपने चूज किया तो ये किस तरह से आपने मैनेज किया क्योंकि फैमिली बिजनेस में आना बहुत लोगों के लिए इज नॉट इजी टू कन्विंस देयर फैमिली एंड कन्विंस देयर ओल्ड एम्प्लॉयज एज वेल तो ये कैसे आपने बैलेंस किया सो जब मैं सीए पास आउट हुआ तो मुझे ऑप्शंस दिए थे पापा ने कि तेरे को बिजनेस करना है या फिर तेरा खुद का पर्सनल करना है तो वो टाइम पे एक थोड़ा डिफिकल्ट था मतलब डिसीजन लेना फिर मैंने एक थॉट दिया कि जब दादाजी अगर 4th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड पढ़े हैं एंड मतलब वो टाइम पे इतना एजुकेशन नहीं था तो उन्होंने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गेन किया जो भी नॉलेज है और उन्होंने फिर इतना जर्नी स्टार्ट किया देन पापा ने वो जर्नी टेक ओवर किया वो भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते थे बट उन्होंने वो जर्नी टेक ओवर किया और इतना अगर वास्ट एक्सपेंशन मतलब एक बेस बनाने के बाद अगर उसको अपन अपलिफ्ट नहीं करे तो फिर अपना एजुकेशन वेस्ट है सो वो एक थॉट प्रोसेस था और एक ये भी था कि मैंने जैसे दूसरों के लिए काम करने से अच्छा खुद के लिए मतलब मैंने जब मैं आर्टिकलशिप में था तो मेरे को एक सीए जो एक फर्म के थे सर उन्होंने बोला था सीए 2 टाइप के होते हैं आइदर तू खुद के लिए कर या फिर दूसरों के लिए सर्व कर अगर तेरे को खुद के लिए करना है तो तेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है तू बिजनेस कर सकता है तू स्टार्टअप्स कर सकता है और आज वैसे भी स्टार्टअप का ही एज है तो मोस्टली बहुत से लोग कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ के स्टार्टअप्स में ही जा रहे हैं तो अगर एस्टेब्लिश बिजनेस है तो उसको अपलिफ्ट करना एक चांस भी रहता है और अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि उसको कैसे स्केल अप करें ओके सो आप लोग रीजनल बेस्ड ज्वेलर्स है आप लोगों ने काफी टाइम से 72 से आज काम कर रहे हैं बट अभी सिनेरियो बहुत अलग है आजकल कॉर्पोरेट ज्वेलर्स बहुत आ गए हैं उनके फ्रेंचाइजीज आ गए हैं बहुत ज्यादा तो कितना डिफिकल्ट अभी रहता है बिजनेस करना पहले से बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट ज्वेलर्स देखो कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आने के बाद हमारे रीजनल ज्वेलर्स का बिजनेस और बढ़ गया ओके बिकॉज कैसा है ना कि कस्टमर का एक माइंडसेट रहता है मोस्टली कस्टमर्स वोंट चेंज ज्वेलर्स डॉक्टर्स लॉयर्स अनलेस एंड अनटिल अगर मतलब बहुत उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो ये ऐसा है ना एक ट्रस्ट वाला बिजनेस है कॉर्पोरेट्स आर लाइक एक स्ट्रक्चर है वो आए उन्होंने अपना रिटेल शोरूम चालू किया स्टॉक डाल दिया एंड दे आर जस्ट लाइक डूइंग अ ट्रेडिंग दे डोंट पासिंग द इमोशंस और लाइक वो एक फैक्टर गुड फील गुड फैक्टर जो आता है जो अपने रीजनल ज्वेलर्स में वो वहाँ पे आना डिफिकल्ट है दे आर डूइंग इन अ सिस्टम्स
हम लोग भी सिस्टम में ही काम करते हैं, बट एक जो फील गुड फैक्टर आता है, जैसे गोल्ड ऑनलाइन में जैसे जनरली प्रेफर नहीं करते ज्वेलरी बाय True. करना हाई Yes. वैल्यू, वाई, ज्वेलरी तो सेम ही है, बट वो एक जो टच एंड फील फैक्टर है, सेम रीजनल ज्वेलर्स में जो अपना एक रहता है ना पर्सनल टच, अरे नहीं ये हमारे है, ये हमारे ज्वेलर्स है, तो वो फैक्टर कॉर्पोरेट में आना इज अ डिफिकल्ट. ऑल आर डूइंग सेम बिजनेस, ऑल आर सेलिंग द सेम गोल्ड, Okay. हॉलमार्क गोल्ड, एवरीथिंग इज, बट द थिंग इज कि आप अपना फील गुड और पर्सनल फैक्टर कैसे दे रहे हो वहाँ पे. ओके. बट मैंने बहुत जगह पे देखा है कि कॉरपोरेट ज्वेलर्स में ज्वेलरी के रेट ज्यादा रहता है देन रीजनल ज्वेलर्स. ऐसा क्या रहता है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है? देखो कॉर्पोरेट गोल्ड रेट जो है ना, एवरी सिटी डिफर करता है, Okay. सिटी टू सिटी डिफर करता है, Okay. स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. ये जो रेट डिसाइड करते हैं वो एसोसिएशन से रहते हैं, जैसे नागपुर में नागपुर सराफा एसोसिएशन हो गया, वो Okay. रेट्स देते हैं. बट तो कॉर्पोरेट जो रेट्स देते हैं वो उनके हेड ऑफिस से देते हैं, जो एक मेरा स्टडी है, मतलब इट्स ऑन माई पर्सनल स्टडी. वो लोग उनका जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप है वहां से वो रेट्स चलाते हैं. तो रेट्स तो वैसे वेरी हो सकते हैं. और रही बात उनकी ज्वेलरी कॉस्टली क्यों होती है, सो बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है ना, दे आर हैविंग अ ह्यूज एक्सपेंसेस, तो उनको कहीं ना कहीं से तो एक्सपेंसेस आउट निकालना है. फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम. वी आर सेलिंग ऑल्सो हॉलमार्क HOID गोल्ड, दे आर ऑल्सो सेलिंग हॉलमार्क HOID गोल्ड. द डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं कि उनका जो एक्सपेंस आउट निकालना है तो वो सारा चीज़ बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट ओवर करेंगे, उनके पास दूसरा सोर्स नहीं है. तो दैट फॉर दैट रीजन द ज्वेलरीज आर सो एक्सपेंसिव इन डे. राइट. क्योंकि इतना सारा स्टाफ का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो अल्टीमेटली कहीं से कहीं ना तो खर्चा निकलेगा. ट्रू. सो अल्टीमेट सोर्स एक ही रहता है ना, जहाँ से पैसा आएगा, द कंज्यूमर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी? हॉलमार्क इज नथिंग बट लाइक ISMR. ओके. इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ तो हॉलमार्क सिर्फ गोल्ड, हॉलमार्क इज अ स्टैंडर्ड्स वेयर गवर्नमेंट हैज गिवन द प्योरिटीज कैटेगरी. जैसे 24 कैरेट इज अ प्योरिटी, 22 कैरेट इज अ प्योरिटी. सो गवर्नमेंट हैज गिवन द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कि हाँ नहीं, 24 कैरेट मीन्स दिस प्योरिटी, 22 कैरेट मीन्स दिस प्योरिटी, मतलब उनका एक जो परसेंटेज रहता है वो. तो हॉलमार्क इज नथिंग बट ISMR. गोल्ड ज्वेलरी के उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे दी है, हॉलमार्क बस. ओके. सो रिसेंटली आपने सिल्वर लाइन भी लॉन्च किया और उसके लिए अलग स्टोर भी आपने ओपन किया है. सिल्वर लाइन मीन्स वी हैव सेट अप आवर इन हाउस ब्रांड, बेसिकली इन हाउस ब्रांड. तो उसमें कैसे क्या रहता है और सब कुछ रहता है बेसिकली? सिल्वर मतलब हमको लगता है कि भगवान के बर्तन हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ डेली नीड्स वो हो गए, बट ज्वेलरी एज वेल. आजकल तो गोल्ड इतने एक्सपेंसिव हो गए, तो आपने ये सिल्वर लाइन लॉन्च क्यों किया? और देखो ज्वेलरी बिजनेस ऐसा है ना, ये फैशन इंडस्ट्री हो गया, तो ट्रेंड्स इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं वैसे अपने को एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ती है. नाउ सीइंग द रेट सिनारियो, जो रेट्स इतने ग्रो कर रहे हैं, सो अभी ऐसा है ना, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, एक टर्मिनोलॉजी आ गया. और हर लोगों को ऐसा है कि आज मतलब एवरीवन वांट्स QSR फूड टाइप की, क्विक रेडी सर्व वाला. तो उसी पैटर्न में ज्वेलरीज का भी है कि मेरे को जस्ट पहनना है कैजुअली और निकालना है फॉर एनी फंक्शंस बोलो या ऑफिस बोलो. तो गोल्ड का अगर आप देखोगे तो उतना फिर रिस्की हो जाता है. तो ये सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है कि सिल्वर में, कि आप पहनो, आपका फंक्शंस में अटेंड करो, एंड देन मतलब एक सेकंड ऑप्शन आ गया है गोल्ड का ऐसा. ओके. सो नाउ वी आर कमिंग टू डायमंड. तो आपके पास लैब ग्रोन डायमंड है या ओरिजिनल डायमंड है, बोथ? सो वी डील्स ओनली इन नेचुरल डायमंड्स, वी डोंट प्रमोट लैब ग्रोन डायमंड्स. ओके. नेचुरल इज अ नेचुरल, नेचुरल इज OG. यस. सो ऑडियंस, यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल डायमंड्स ही मिलते हैं. आपको अगर लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर कुछ चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा. यहाँ फिर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक डायमंड ज्वेलरी मिलेगा. मेरे पीछे डिस्प्ले लगा हुआ है, सो प्लीज डू विजिट श्री मेहर ज्वेलर्स, जो नागपुर में धर्मपेट एंड सीतावर्डी में सिचुएटेड है. सो अभी हम थोड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं.
आजकल म्यूचुअल फंड एंड एसआईपीज में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको भी बोलो वो बोलते हैं कि हम म्यूचुअल फंड एंड एसआईपीज में करते हैं, बट इन ऑर्गेनिक वे मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफ है, एंड गोल्ड का भी डिवैल्यू ही नहीं होता। तो आप ऑडियंस को इसके बारे में कुछ बताइए कि इन्वेस्ट गोल्ड में करना चाहिए या नहीं। मेरा ऑडियंस है तो यही रहेगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही है, बिकॉज आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो गोल्ड हैज गिवन ह्यूज रिटर्न। मतलब अभी जैसे रिटर्न्स बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, बट गोल्ड का एक ना पॉजिटिव रिटर्न रहता है, कभी वो डिवैल्यूड रिटर्न नहीं देगा या मतलब निगेटिव रिटर्न नहीं देगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड तो ऑलवेज इज द हाईएस्ट डिमांडिंग एसेट। उसका स्केर्सिटी, उसका रेयरिटी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो एक ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे रेट था 50,000, कोविड होते होते धीरे धीरे रेट हो गया अभी आज 85,000। आज के डेट में अगर आप देख रहे हैं तो इट्स 88,000 प्लस समथिंग इज अ फिगर सामने जो है। सो आप देखोगे तो गोल्ड ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली आपका उतना गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमाइज रिटर्न। और आपको एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन में भी वो हेल्प आउट करता है। आपका अगर गोल्ड ज़्यादा है तो आपका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, और आपको ये फास्ट लिक्विडिटी देता है rather than any other financial instrument. ओके, सो बीइंग अ सीए आप लोगों को, क्योंकि आजकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, नेसेसिटीज ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो आप कैसे लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि कितनी इनकम है और कितने ज्यादा उसमें से सेविंग्स करना चाहिए? देखो, वो तो पर्सनल चॉइस है, एवरीवन हैज अ पर्सनल, इट्स अ सब्जेक्टिव। बिल्कुल। बट एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से एटलीस्ट 20 रुपीज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रादर 80 में से जो है आप आइदर आपका एक्सपेंडिचर करो या सेविंग आपको अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करना है तो कर सकते हो। दैट इज एक आइडियल, आप बोल सकते हो उतना करना चाहिए, बिकॉज ये आज का नहीं है। जब अपने एंसिस्टर्स जो थे, अपने ऊपर की जनरेशन, मतलब अपने पापा लोगों की जनरेशन या उनकी जनरेशन, वो टाइम पे इतने अगर इन्वेस्टमेंट पे ऑप्शंस नहीं थे, फिर भी दे आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ सेविंग इन द एफडीज बोलो या उनके इन रियल इस्टेट में बोलो या गोल्ड में बोलो। तो उनसे भी वही अपने को सीख मिलती है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखो, ताकि ये आपके लिक्विडिटी में या कभी भी कुछ अगर इमरजेंसी या स्केर्सिटी आता है फंड का तो आपको काम में आता है। बिकॉज सोना ऐसी चीज है कि आपको वो कभी मतलब डीवैल्यू भी नहीं, और आपको इमरजेंसी में हमेशा काम में आएगा। तो उतना इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए ताकि मतलब आपका एक पोर्टफोलियो बना रहे। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी और गोल्ड ब्रिक लेके रखना बेटर रहता है फॉर सेविंग्स? अभी गोल्ड ब्रिक लो या गोल्ड ज्वेलरी लो, ओके, बोथ आर द सेम थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। द थिंग इज गोल्ड ब्रिक जो है आपको स्टोरेज में रखना पड़ेगा, योर स्टोरेज कॉस्ट विल इंक्रीज। गोल्ड ज्वेलरी जो है आप वियर कर सकते हो, आपकी यूटिलिटी हो जाता है आपके जो भी। एंड द थिंग इज दोनों में रिटर्न अच्छे है, नथिंग, बिकॉज गोल्ड ही है वो ज्वेलरी भी, एंड यूटिलिटी हो जाता है। आप आगे जाके उसको एक्सचेंज भी करते हो या बाय बैक भी लेते हो कभी इमरजेंसी, तो आपको वो सेम ही रिटर्न देगा जो गोल्ड ब्रिक देगा। तो ज्वेलरी पर्सपेक्टिव ऐसा है कि यूज फैक्टर हो जाता है, इमोशंस रहते हैं। जैसे अभी मान लो जब आप फर्स्ट सैलरी आपको मिलती है, आपने अगर कोई ज्वेलरी बाय किया तो वो एक मतलब इमोशन और सेंटिमेंट आ जाते हैं कि ये मेरे फर्स्ट सैलरी में से मैंने रिंग लिया है, या मम्मी को कभी गिफ्ट करते हैं फर्स्ट सैलरी में से, तो इमोशंस होते हैं। तो वो एक एसेट ही हो गया अल्टीमेटली, वो आपके पास ही रहेगा, उसका वैल्यू भी। आपने जैसे इन बिटवीन मुझे एक ऑफ द कैमरा जब पूछा था कि मैंने ये सेट लिया था मेरे इसमें से, और अभी आज उसका वैल्यू 2x या 3x टाइम हो गया, तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू तो वो दे रहा है, और आपका एक हैप्पीनेस भी हो गया कि मैं इसको पहन सकती हूँ। तो दोनों चीज हो जाती है उसमें।
ओके, सो गोल्ड क्योंकि शुरू से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल रहा, शुरू से प्रेशियस मटेरियल है, कभी ऐसे थ्रेट आया या फिर कभी ऐसे थेफ्ट हुआ आपके यहाँ पे, आपके नुकसान हुआ कभी ऐसा कुछ? बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, आज तक तो ऐसे हुआ नहीं है। हाँ हाँ। और कितना भी अगर ये, तो आपको थोड़ा सा सर्विलियंस रखना ही पड़ता है। ओके। आपकी सिक्योरिटी आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ती है टू सेफगार्ड योर एसेट्स। राइट। तो जितना रेयरिटी आता है उतना चांसेस रहता है, बट द थिंग इज आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो, आप उसको पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या इम्प्लीमेंट करते हो, वो आपको करना पड़ता है। सो नागपुर इज अ सेफ सिटी अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिकॉर्ड्स। तो नागपुर में बिजनेस करना, बिकॉज आप एक ऐसी चीजों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे होने की वजह से आप काफी सेफ रहते हैं? नागपुर में बिजनेस, हाँ, नागपुर इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया True. बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ द India. इंडिया। यस। So comparatively, we don't have an theft, क्या बोल सकते हैं उसको, अपने को ये नहीं है कि थ्रेट नहीं है। थ्रेट्स नहीं है। फिर ऐसे जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस लाइक अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया, ऐसे भी नहीं मतलब होता, नहीं होता है। नहीं हाँ, होता, यस। तो एक अपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेफेस्ट सिटी, कनेक्टिविटी अच्छा है, बीइंग अ सेंटर ऑफ द इंडिया। यस। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो उतना ही लगता है, मतलब जो मिनिमम है। और बाकी ऑपरेशंस वाइज इजी है नागपुर में बिजनेस करना, सेटअप करना। ओके, सो अगर रिसेंट में अभी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे ज्वेलरी को लेके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और कितना फंड लगता है एक ज्वेलरी स्टोर ओपन करने के लिए? बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग Yes. कि इतना लगेगा उतना लगेगा, बट एक बेसिक जो ज्वेलरी स्टोर स्टार्ट करने के लिए आपके हिसाब से स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीज लगेगा? ज्वेलरी बिजनेस में स्टार्टअप करने के लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए ज्वेलरी का, क्योंकि आप प्रीशियस मेटल में डील कर रहे हो। बिल्कुल। सो ये ट्रस्ट वाला बिजनेस है। आप इसके साथ साथ ट्रस्ट, इमोशंस और हाई वैल्यू ऑफ मतलब मेटल डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को। तो आपको पहले तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बिल्कुल। फर्स्ट, साथ में वर्किंग कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सीइंग द सीनारियो, जो इतने ट्रेंड्स चेंज होते हैं हर महीने, हर 15 डेज में कुछ ना कुछ नया लॉन्चिंग होता है, या हर महीने कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, तो वो आपको एडेप्टेबिलिटी भी उतना फास्ट लाना पड़ता है। सेम कस्टमर्स आर राइट नाउ कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब हर सिटी से आता है, तो वो हर सिटी का थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट रखना पड़ता है। राइट, मतलब जैसे मैं महाराष्ट्रियन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्रियन ज्वेलर्स। सो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड्स महाराष्ट्रियंस जो आते हैं, वो उनका टेस्ट आपको मिलेगा। बट साथ साथ में हमारे पास एंटिक का भी है, कुंदन का भी है, पोल्की का भी है, तो वेराइटीज आपको मिल जाएगा, ऐसा है। सो बेसिक एक स्टार्टअप के लिए कितने अमाउंट चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? वो डिफर करता है कि आपका सेटअप कितना बड़ा आप चाह रहे हो। ओके, सो जिनको स्टार्टअप करना है तो हर्षल सर को आप कांटेक्ट कीजिए, ही विल गाइड यू, एंड उनके लिंक, उनके कॉन्टैक्ट्स हम बिल्कुल नीचे लिंक पे डाल देंगे, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए उनसे कि जिनको भी स्टार्टअप करना है। ऑडियंस को बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सबके मन में होता है कि कैरेट्स क्या है। ये एक्चुअली 9 कैरेट्स, आजकल 14 कैरेट्स, आपने कहा था 9 कैरेट्स भी आते हैं, देन 18, 22 एंड 24। तो ये जो चीजें हैं बहुत, मतलब बेसिकली लोगों को नहीं पता रहता, तो व्हाट इज कैरेट्स? हाँ, सो कैरेट्स मतलब क्या रहता है ना, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ज्वेलरी। सो 24 कैरेट इज वन ऑफ, मतलब फाइन गोल्ड, मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड। ओके। सेकेंड आता है 22 कैरेट, जो आजकल आप देखोगे तो ज्वेलरीज आर मेड अप इन 22 कैरेट्स ओनली, विच इज मतलब एक जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 22 कैरेट में ज्वेलरीज बनती है, जो इंटरनेशनली भी मतलब एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से। देन थर्ड आता है 18 कैरेट, जिसमें मोस्टली स्टडेड ज्वेलरीज बनती है, लाइक डायमंड की हो गया, या कुंदन वाली ज्वेलरीज हो गया, या पोल्की वाली ज्वेलरी हो गया।
अभी सिनारियो ऐसे हो गया कि रेट्स इतने बढ़ रहे हैं तो थोड़ा लोअर कैरेटेज में भी ज्वेलरी बनना चालू हो गया, जो एक्सेप्टेड है बाय द जेनजीज बोलो या यंग जनरेशन कि हाँ ठीक है मेरे को फैशन करना है, बट साथ में वेरिएबिलिटी भी और कॉस्ट फैक्टर भी आ गया. राइट. सो कैरेट्स आर नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ज्वेलरी. ओके. यस. तो श्री मेहर ज्वेलर्स के सिग्नेचर डिजाइन्स क्या होते हैं? मेजरली कैसे डिजाइन्स पे काम करते हैं आप लोग? हाँ, श्री मेहर ज्वेलर्स मोस्टली मतलब जो हम लोग पहले से ही डील करते हैं महाराष्ट्रियन, हमारा एक तो मेन बेस है. हम महाराष्ट्रियन से ज्वेलरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो पारंपरिक डिजाइन होते हैं जैसे गेहूं तोड़ा हो गया या फिर पाटली हो गया, जो वाइडली एक्सेप्टेड जो हम लोग रिचुअल्स को. सो श्री मेहर ज्वेलर्स बिलीव्स इन 3T: ट्रस्ट, ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स. So trust is like we are serving since 1972. ट्रेडिशंस, हमको ट्रेडिशंस को जिंदा रखना है. मतलब आज के जनरेशन्स को भी वो पता होना चाहिए कि कौन से ज्वेलरीज जो थे जो हमारी दादी पहनती थी या हमारी मम्मी पहनती है, और उसको हम कैसे मॉडर्नाइज करके न्यू जनरेशन को उसको दे सकते हैं. वो हमारा एक रहता है टू पास ऑन द ट्रेडिशंस टू द न्यू जनरेशन. ट्रेंड्स मतलब आज ये बीइंग अ फैशन इंडस्ट्री, ट्रेंड्स आर ड्रास्टिकली चेंजेस इन अ वीक बोलो, मंथ बोलो. तो साथ साथ में हम लोग डायमंड्स में भी डील करते हैं, नेचुरल डायमंड्स में. सो हमारा स्पेशलिटी जो है लाइट वेट डायमंड ज्वेलरीज में, जो आजकल जो ये ब्रांड्स कैरेटलिन वगैरह है, तो वो पैटर्न की ही ज्वेलरी हम लोग ज्यादा डील करते हैं टू जो यंग जनरेशन. हाँ, फॉर एवरीडे वेयर. साथ साथ में जो ब्राइडल कलेक्शंस होता है मोस्टली महाराष्ट्रियन साज तो रहता ही है, बट अभी एंटिक का भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम द महाराष्ट्रियन पॉइंट ऑफ व्यू. जो न्यू जनरेशन है महाराष्ट्रियन कस्टमर्स की, वो भी उनको थोड़ा नयापन चाहिए, तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन अ ज्वेलरी ऑफ लाइक एंटिक हो गया, थोड़ा पोल्की वाला हो गया, कुंदन वाला हो गया. तो उनको भी थोड़ा सा एक टेस्ट है, बट उसमें वो महाराष्ट्रियन टच आएगा. कुंदन जैसे पहले रहता था कि मारवाड़ी यूज में, गुजराती यूज में कुंदन वाला हो गया, स्टोन वाला ज्वेलरी, बट अभी महाराष्ट्रियंस में भी वो हो गया कि वो ज्वेलरी पहनते वो टाइप का, और उनको हम लोग वैसा सर्व करते थोड़ा महाराष्ट्रियन मॉडर्नाइजेशन टच देके. ओके. बट आजकल फिर से ओल्ड ट्रेडिशन वाले ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं. हाँ, बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में वही आया फिर से कि ओल्ड ज्वेलरी स्टाइल चाहिए, तो वो भी बनाते हैं. यस 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 यस. सो मतलब हमारे जो रूट्स है श्री मेहर ज्वेलर्स के, वो आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग से ही है. मतलब दादाजी वाज अ मैन्युफैक्चरर, तो वो एक रूट्स में है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो तो हमको वो पता है, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे होता है तो हम लोग वो फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं. जो ओल्ड जॉनर के ज्वेलरीज हैं उसको हम मॉडर्नाइज वे में भी जनरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो जो आप बोल रहे हो ओल्ड वाला, तो वो अभी फिर से आ गया. बिल्कुल. सो अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी अगर देखना है और रिक्रिएट भी करना है तो प्लीज यहाँ आइए और एक बार देखिए आप लोग और एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ, क्योंकि जो ओनर है हर्षल सर बहुत जेनरस है, आपको जरूर हेल्प करेंगे. एंड प्लीज डू विजिट, यहाँ पे एक बार चेक कीजिए. सो जेनजीज के अभी जनरेशन जी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी पे. तो जेनजीज के क्या इम्पैक्ट है आपके बिजनेस में, और आप एज अ ओनर आप एम्प्लॉयज भी रखते हैं, तो आपका क्या कहना है कि जेनजीज किस तरह से इस चीज को ऑपरेट करेंगे? अभी जो सोसाइटी में जो शिफ्ट आया है जेनजीज का, या मिलेनियल्स से जेनजीज बोलो, जेनएक्स बोलो या मिलेनियल्स भी बोलो, सो ये ना लाइफस्टाइल वाला अभी कल्चर आई है कि मुझे वो पहना हुआ दिखावा वैसा वाला सिनारियो आया गया, शो ऑफ वाला. तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट तो हर बिजनेस को करता है, बट मेरा एडवाइस वही रहेगा कि आप साइमल्टेनियसली सेविंग्स भी रखो टू सेफगार्ड योर फ्यूचर. ओके. सो अभी आप जो बोल रहे हैं, तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे, तो ज्वेलरीज में भी चेंज होता है. जैसे अभी आपने मुझे इसके पहले क्वेश्चन पूछा था प्यूरिटीज के बारे में, 18 कैरेट.
हाँ, तो शिफ्ट आ गया है अभी मोस्टली। जो जेनजीज कस्टमर्स है वो एक्सेप्टिंग 14 कैरेट ज्वेलरी ओके। फॉर एवरीडे वेयर. They are liking diamond jewelry, lightweight diamond jewelry. राइट. They are liking the recreation of their old traditional jewelry into new form in a new different scenario. So they are also investing in a gold, but in a jewelry pattern, not in a जो पहले का था कि गोल्ड कॉइन्स लेके रख दो वैसा. राइट. They want यूटिलिटी, वेयरिंग और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज चाहिए उनको. ऐसा है. तो Okay. जेनजी भी इन्वेस्ट करता है बट उनका मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है. दे आर लाइकिंग मोर इनटू ज्वेलरीज. ऐसा है. उनको वेराइटीज चाहिए. अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है उनके पास, तो 1 लाख में उनको चाहिए कि मेरे को 3 ज्वेलरीज मिले rather than 1 लाख में एक ज्वेलरी मिले. तो उनका जो पर्सपेक्टिव है कि मेरे को एवरीडे पहनना है, ऑफिस में पहनना है, ओकेजन में भी पहनना है, तो उनका प्रेफरेंस और टेस्ट वैसा हो जाता है फिर. ओके. सो गोल्ड अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. इट इज अराउंड 85 to 88. यस. ऑलमोस्ट लाख रुपए तक है, हो हाँ, जाएगा कुछ दिनों yes. में. तो सेल में और रेवेन्यू में इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं इसके लिए बिकॉज ऑफ द रेट्स. सेल में और रेवेन्यू में तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है बिकॉज गोल्ड ऐसा है ना, ये बिजनेस में मोस्टली रिसाइकलिंग ज्यादा होता है. लाइक Okay. जैसे ज्वेलरीज जिसकी मान लो ओल्ड ज्वेलरीज है, उसको भी न्यू डिजाइन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसका ज्वेलरी एक्सचेंज करके न्यू ज्वेलरी बनेगा. इसलिए गोल्ड बिकता भी है क्योंकि उसके गोल्ड को भी वही वैल्यू मिलती है. करंट रेट आज का जो भी रेट रहता है उसके हिसाब से उसके ज्वेलरी को वैल्यू मिलती है. सो ज्वेलरीज को जो उसकी वैल्यू मिलती है तो वो हैप्पी हो जाते हैं कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था फॉर एग्जांपल, तो मैंने 30,000 में किया था, आज उसकी वैल्यू हो गई 60,000 या 80,000 रुपए. तो वो उतने ही स्पीड से नया ज्वेलरी बाय करने के लिए हैप्पी रहता है. तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है कि मतलब आज तो मेरे को डिजाइन नया मिल रहा है, उसके बाद भी अगर मैं आगे जाके 2 साल बाद अगर मैं चेंज भी करूंगा तो उसमें नुकसान नहीं, बिकॉज ऑफ अभी स्टैंडर्ड्स जो आ गए हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड्स. राइट. सो ही और शी विल गेट 100% प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कि हाँ जेन्युइननेस रहेगा कि ये 100% हॉलमार्क गोल्ड है, ये आगे जाके आपको रिप्लेसमेंट भी करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो उसका एक्सचेंज वैल्यूएशन अच्छा आएगा, तो उसको कोई नुकसान नहीं. इसलिए वो बिजनेस कभी डाउन नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर एप्रिसिएशन फैक्टर. ऐसे. हाँ, थोड़ा रेट की वजह से कस्टमर एक माइंडसेट हो जाता है कि रेट्स बढ़ रहे, थोड़ा कस्टमर सोचता है क्या है कि रेट्स कब कम हो गए तो मैं इन्वेस्ट करूंगा. बट गोल्ड का रिवर्स रहता है, रेट्स बढ़ते जाते हैं और कस्टमर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना चालू कर देता है. सो डोंट वेट फॉर द रेट्स. जिस दिन आपके पास पैसा हो आप इन्वेस्ट करो और चालू रखो इन्वेस्टमेंट. ऐसा है. ओके. सो आपके पास अभी 2 ब्रांच है नागपुर में. वन इज इन धर्मपेट एंड सीताबर्डी. सो इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आपको आगे का क्या प्लान है आपका? यस, डेफिनेटली आगे का ग्रोथ का प्लान है. ओके. अभी मैं रिवील नहीं करूंगा बट इन शॉर्ट इन सम डेज वी आर प्लानिंग. अभी लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा बट होगा, ग्रोथ का प्लान है. Okay, the Sri Mahal Jewelers planning for expansion and extending there. So, और एक बात बताइए कि आप लाइफ में जो ये काम कर रहे हैं, how happy you are and how happy is your personal life? Always happy with the work basically. ये एक पैशन है. मेरे इंस्टाग्राम पेज में भी मैंने डाला है कि लीडिंग विद द पैशन. ओके. क्योंकि कैसा है, वो बचपन से देख के आया हो कि कैसे वर्क होता है, कैसे उन्होंने मेहनत किया और कैसा उन्होंने एक पर्सोना उनका खुद का जनरेट किया, क्रिएट किया. और आज तो ऐसा है कि अगर रेडी प्लेटफॉर्म है तो उसको कैसे पुशअप करना है, तो एक और एनर्जेटिक आ जाती है. आज पापा लोगों को देखता हो तो उनसे एक एनर्जी क्रिएट होती है कि नहीं यार, वो लोगों ने इतना मेहनत करके स्केल अप किया तो अपन उनसे 10 टाइम्स कर सकते हैं, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो एक पर्सनली भी सेटिस्फेक्शन है, अपन पढ़ रहे हैं तो अपना नॉलेज अपने बिजनेस में अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं.
उनसे भी कम्युनिकेशन होता है। तो अगर मैं जॉब करता तो मे बी वो नहीं मिलते, वो बिल्कुल। फैक्टर नहीं आता था। यस। लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं धीरे धीरे कि नहीं सीए के साथ साथ ज्वेलर भी है। हमारी इंडस्ट्री में भी जैसे चार्टेड अकाउंटेंसी इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा नयापन आता है कि नहीं यार ज्वेलर हो मतलब सीए होके ज्वेलर है, तो वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ नहीं अपन कर रहे हैं, ऐसा अच्छा कर रहे हैं। ओके। मैं बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने मतलब यू आर द थर्ड जनरेशन इन योर बिजनेस बट स्टिल यू आर हम्बल, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जनरेशन के लिए। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं एंड हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्लीज बताइए कि ऐसे हम्बल कैसे रह सकते हैं बीइंग अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अलग ऑरा में रहते, अलग ही दुनिया में रहते, तो यू आर टू हम्बल, एंड ये किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, प्लीज आप बताइए। ये पास ऑन होता है अपने फैमिली वैल्यूज से कि आप कैसे हम्बल रह सकते हैं और कैसे अपने कल्चर को अडेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सो एजुकेशन लेना और एजुकेशन मतलब एक क्वालिफाइड रहना, इट्स नॉट मीन कि आप बहुत मतलब एक उस्ताद हो गए। आपको रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आपको एक हम्बलनेस और एक क्या बोल सकते हो, एक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, इजी गोइंग रहना चाहिए। हाँ इजी गोइंग रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, एंड नम्रता और विनम्रता जो बोलते हैं अपने, वो हमेशा रहना चाहिए। ओके, सो बच्चों आप देखिए और प्लीज सीखिए इनसे कि एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद भी ही इज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली बट स्टिल ही इज टू हम्बल। तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान को अच्छा इंसान बने रहने के लिए। बस वही Right. है कि इंसान की तरह जियो, इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करो। ओके, सो नाउ टेल मी अबाउट योर कारीगर्स जिन्होंने इतने सुंदर डिजाइन्स क्रिएट किए श्री मेहर ज्वेलर्स के लिए, तो टेल मी अबाउट देम। ये इंडस्ट्री ही लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री है, इसमें ह्यूज एफर्ट लगते हैं कारीगर्स के। सो जब कारीगर अगर वर्कमैनशिप उसकी अच्छी है और स्किल है तो ही इतने अच्छे डिजाइन बन पाते हैं। और दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड पीपल्स बट दे आर हैविंग देयर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड कि वो डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। सो मैं तो मतलब हमारी इंडस्ट्री इतनी लेबर इंसेंटिव है कि इसलिए आप देखोगे कि मेकिंग चार्ज उतने रहते हैं ज्वेलरीज के, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग जॉनर रहता है, हर स्टेट के कारीगर्स अलग रहते हैं, और कारीगर्स सिर्फ नागपुर से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से वर्क करते हैं। बंगाल से भी करते हैं, गुजरात से भी करते हैं, साउथ से भी करते हैं, तो हर एक की एक स्किल है, तो वो स्किल का ही पैसा रहता है बेसिकली। कारीगर के स्किल का, और उनके साथ अनजस्टिस नहीं कर सकते ऐसा। यस, तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चलाते हैं, तो किस डिजाइन्स आप फाइनलाइज करते हैं या फिर वही लोग मतलब? नहीं, पहले कैसा रहता है, प्रोसेस रहता है कि वो लोग डिजाइन्स भेजते हैं, रॉ स्केचेस, देन वी चेक की डिजाइन्स मतलब जो आए हैं वो हमारे ट्रेडिशंस के साथ बैठ रहे नहीं बैठ रहे, देन वी फाइनलाइज द स्केचेस एंड देन वी पुट द ऑर्डर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं कारीगर्स को, ऐसा है। और मोस्टली रेडी भी रहता है आजकल स्टॉक, अगर बॉम्बे जाओ, सूरत जाओ, गुजरात, मतलब ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स है ऑलरेडी फैक्ट्रीज लेके बैठे, उनके पास रेडी भी रहते हैं, तो उसमें से भी चूज कर सकते हैं हम लोग कि वो हमारे टेस्ट के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो एक रहता है फैक्टर उसमें। इट टेक lots of efforts, क्योंकि आप राइट सिलेक्शन इज द टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, बिकॉज अगर आप राइट सिलेक्ट प्रोडक्ट करते हो, आपको पता रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन राइट है तो आपका माल बिकना ही है। बिल्कुल। तो आगे चल के रीजनल बेस्ड आप ज्वेलरी बनाते, तो आगे चल के डिफरेंट रीजन का भी ज्वेलरी आप इंट्रोड्यूस करेंगे आई गेस। ऑलरेडी वी हैव एंटीक टेस्ट आल्सो, हमारे पास एंटीक की भी ज्वेलरी है, येलो गोल्ड की भी ज्वेलरी है, ओके, डायमंड की भी ज्वेलरी है। सो वी हैव ऑलरेडी अ कस्टमर बेस ऑफ दिस काइंड ऑफ ज्वेलरीज, बट मेजॉरिटी जो बेस बोल सकते हैं वो महाराष्ट्रियन पीपल जो येलो पे ज्यादा फोकस करता है, जो मोस्टली ब्राह्मण्स और जो एक जिनका एक जॉनर रहता है, राइट, तो उस हिसाब से। तो ये जो डिजाइन है, आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि
चेंज हो जाता है इन एवरी 100 किलोमीटर्स। हाँ तो डिजाइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि कल्चर ही चेंज हो जाता है। तो महाराष्ट्रन ज्वेलरी में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो टाइमलाइन रहता है उसका कितना इम्पैक्ट है? आज भी वो जो कोल्हापुरी साज वगैरह जो बोलते हैं, जो उनके टाइम पे रहते थे, या फिर वो शिंदे शाही तोड़ा जो ऐसा बहुत Okay. हेवी, आज भी वो डिमांडिंग है। अच्छा। ओके जो न्यूली वेड्स ब्राइड रहते हैं, जो मतलब मैरिज फंक्शन में वो साज वगैरह पहनने से एक वो इफेक्ट आता है, मतलब मोस्टली जैसे शिंदे शाही तोड़ा बोल दिया तो Okay. जेंट्स पहनते हैं या लेडीज भी पहनती है। तो जब वो राजे रजवाड़े पहनते थे तो, बट हाँ अभी उतना हेवी नहीं पहनते, अभी लाइट वेट हो गया वो सारी चीजें, बिल्कुल। सीइंग द कॉस्ट फैक्टर एंड रेट्स ऑफ द गोल्ड। ओके, सो राइट नाउ इट इज लाइक 85 to 88,000। तो Yes. ये और बढ़ेगा या फिर ऐसे? अभी जो इकोनॉमिक सिनारियो है तो ये ग्रोइंग फेज में ही है रेट। तो ओके। टारगेट जो एक बोला, मतलब एक चलता है, हमको भी न्यूज आती है कि गोल्ड और बढ़ेगा, तो वो हो सकता है 90,000 तक भी पहुंचे और 95,000 को तक भी पहुंच सकता है ये दिवाली तक। तो दिवाली से पहले इन्वेस्टमेंट टाइम इज दिस। यस, तो दिवाली के पहले ज्वेलरी खरीद लेना चाहिए। और जिनके घर में शादियां हैं, अगर विंटर में शादी है तो अभी आप लोग परचेज कर लीजिए। एंड आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हर्षद सर को, इसके लिए वो बना देंगे आप लोगों के हिसाब से ज्वेलरी। हाउ यू कनेक्ट फ्रॉम ओल्ड जनरेशन टू न्यू जनरेशन? एक्चुअली श्रीमेर ज्वेलर्स में वो सारी कैटेगरीज है ज्वेलरीज की जो ओल्ड जनरेशन को एंड न्यू जनरेशन को कनेक्ट कर सके। सो हमारा जो एक मैंने बोला है कि वी वर्क ऑन 3 T's: ट्रस्ट, ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स। ओके। आप अगर शोरूम में देखोगे तो वो सारे उसके मीनिंग्स भी लिखे हैं कि ट्रस्ट, ट्रेडिशन, ट्रेंड्स के। सो we have to follow our traditions, or we have to pass on our traditions to new generation, and new generations को भी वो टाइप की ज्वेलरीज हम लोग अवेलेबल करके देते हैं जो आज की नीड है। सो जो ट्रेडिशनल वे में हमारे पास मतलब ज्वेलरीज अवेलेबल रहते हैं जो आज के ओल्ड जनरेशन को भी नीडेड है। सो और एक मेरे बिजनेस में ऐसा है कि मतलब श्रीमेर ज्वेलर्स में आई एम द 3rd जनरेशन एंड पापा इज द 2nd जनरेशन, तो वो जनरेशन का मेल है, इसलिए वो सारा मैनेज हो पाता है। सो उनका जो स्टाइल ऑफ बिजनेस है, उनकी जो सिलेक्शन है ज्वेलरी की, वो लोग मतलब अवेलेबिलिटी देते हैं। और मेरा जो टाइप है, जो बोल सकते हैं मिलीनियल और जेंसीज का, वो मैं अवेलेबल करा के दे सकता हूँ ज्वेलरीज के कंसेप्ट में। तो वो एक ब्लेंड है ट्रस्ट एंड ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स का, तो वो श्रीमेर ज्वेलर्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। ऑलवेज यू विल गेट द ट्रेडिशनल along with the trendy ज्वेलरीज, लाइट वेट ज्वेलरीज, रोज गोल्ड ज्वेलरीज, डायमंड ज्वेलरीज। ओके, सो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको कैरेट्स के बारे में बताया, गोल्ड के कैरेट्स कैसे हम फिगर आउट करें। तो जब हम डायमंड्स खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हमको देखना पड़ता है कि ताकि प्राइसिंग हम सही कैलकुलेट कर पाए? मैं सबसे पहले ऑडियंस को भी बोलूंगा कि जब भी आप डायमंड की ज्वेलरी लेते हो तो आपको ना 4 फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं 4 C's ऑफ डायमंड: कट, क्लैरिटी, कलर एंड उसका कैरेट कितना है। कैरेट मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो 1 कैरेट का है या 50 सेंट्स का है। सो यही 4 फैक्टर पे डायमंड का प्राइसिंग वेरिएशंस होता है। डायमंड बाय करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका सोर्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए, नेचुरल डायमंड ही होना चाहिए, बिकॉज अभी इंडस्ट्री में लैब ग्रोन डायमंड्स आ गया है। सो ये सारे फैक्टर्स जब ध्यान में रखते हैं, बट साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर वो डायमंड आपके किसी रीजनल ज्वेलर्स के पास, अगर वही क्लैरिटी एंड वही कैरेट और वही सब अगर सर्टिफाइड, मेन तो सर्टिफाइड, अभी आज अगर ट्रस्ट रखना है तो आपको एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो कॉर्पोरेट ब्रांड्स है उनका इन हाउस सर्टिफिकेट देते हैं, जो अदर ज्वेलर्स एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। तो इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द ट्रस्टेड लैब्स। सो डायमंड का सर्टिफिकेट भी जो 5th C बोलते हैं वो सर्टिफिकेट्स है, तो आपको वो एक ध्यान में रखना है।
अगर आप देखोगे तो कॉरपोरेट्स में आपको एक जनरल, हमारे पास जब कस्टमर एनकाउंटर्स होते हैं तो हम लोग जब वो हमको बताते हैं, बिल्स बताते हैं, तो हम लोग उनको वैल्यूएशन करके देते हो कि आपको पर कैरेट रेट कितना लगा है। ओके ये जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि कॉरपोरेट्स में सिर्फ डायमंड की वैल्यू बता देते, बट वो कौन सा क्लैरिटी का है, कौन सा ग्रेड है, क्या है, वो डिस्क्लोज नहीं करते, अगर अनलेस एंड अनटिल कस्टमर पूछता नहीं तब तक। तो ध्यान में ये रखना चाहिए, आपको हमेशा पर कैरेट रेट पूछ लेना चाहिए कि Okay. डायमंड का पर कैरेट रेट क्या है, वो कौन सी क्लैरिटी का डायमंड दे रहे हैं, लाइक जैसे वीवीएस क्लैरिटी दे रहे हैं या वीएस क्लैरिटी दे रहे हैं या उसके नीचे वाली क्लैरिटी दे रहे हैं। ये दो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग। अगर वही चीज़ आपको अल्टरनेटिवली किसी और रीजनल ज्वेलर्स के पास अगर वही सेम क्वालिटी अगर कम वैल्यू में मिल रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप उनसे लो, ओके rather than paying high amount to the brands. ट्रू यस We have a hard-earned money, so why should we pay to the brands for a high pricing? आप लोगों को पता चला कि डायमंड्स कैसे परचेस करना है। सो आपने जो अभी कहा कुछ देर पहले कि ओल्ड जनरेशन टू न्यू जनरेशन आप डिजाइन रखते अपने पास, तो कुछ इसके डिस्प्ले में यहाँ पे है हमारे सामने, तो प्लीज इसको डिफाइन कीजिए। Yes. So जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ज्वेलरी जो रहता है, इसको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ज्वेलरी बोलते हैं, जो येलो गोल्ड और जो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। ओके अभी इसको थोड़ा सा अगर अपन ट्रेडिशनल को मॉडर्न टच देंगे, सो ये फॉर्म ऑफ ज्वेलरी आती है जो यंग जनरेशन मोस्टली प्रेफर करता है। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हमारा जो ऑडियंस है महाराष्ट्रियन है, तो हम लोग उनको देख के ही वैसे टाइप का ज्वेलरी मतलब मैन्युफैक्चर करवाते हैं। राइट तो आजकल ये भी महाराष्ट्रियन लड़कियों को बहुत पसंद आ रहा है। हम लोग इसमें ध्यान ये रखते हैं कि ये लाइट वेट हो, बजट में भी आए, इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज वे में बनवाया गया है। ओके अभी जो ट्रेंड चलते हैं वो ये टाइप के चलते हैं, जिसमें मतलब डायमंड्स आ गए, डायमंड की चेन आ गया, जो ऑफिसेस में पहन सकते हैं या फंक्शंस में पहन सकते हैं या डेली वेयर कर तो ये कस्टमाइज हो सकता है, लेंथ कस्टमाइज, लेंथ, एवरीथिंग इज मैनेजेबल एंड कस्टमाइजेबल। आप आपके हिसाब से करवा सकते हैं इसको कस्टमाइज। ओके अभी एक जो रहता है, हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी आपको बोला कि हम लोग ट्रेडिशंस के साथ साथ ट्रेंड को भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये मंगलसूत्र जो है ये आपका ट्रेडिशन भी दिखा रहा है और इसको ट्रेंड के साथ मैच भी कर रहा है। ये आप आराम से डेली वेयर और ऑफिसेस में पहन सकते हो। जो आजकल रहता है कि हमको मिनिमलिस्टिक ज्वेलरीज पहनना है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी जो आप एवरीडे वेयर कर सकते हो। दिस इज इन अ डायमंड रोज गोल्ड 18 कैरेट, ओके जिसका वेरिएबिलिटी भी अच्छा है एंड आप इसको आराम से मतलब रोज पहन सकते हो। इसका जो आप बोल सकते हो वेयरिंग कॉर्पोरेट्स या ऑफिसेस या मतलब अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर प्रोफेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में चलता है। थोड़ा सा अगर आपको रॉयलिटी फैक्टर में जाना है तो दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी जिसमें नेचुरल जेमस्टोन्स और डायमंड्स लगे, वेरी ब्यूटीफुल। यस यस सो ये सारे ज्वेलरीज के एक जॉनर हो गए, जैसे म्यूजिक में जॉनर होते हैं, इसी टाइप के ज्वेलरीज में भी एक जॉनर बोल सकते हैं आप इसको। क्लासिक, ट्रेडिशंस एंड जैज और पॉप, इस टाइप के इसको भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द अल्फा टॉक। एंड अल्फा टॉक के जो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है वो भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी एक स्पेशल डिस्काउंट जरूर मिलेगा एंड हर्षद सर जरूर देंगे ये, बिल्कुल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।